नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। और मेरी बात हुई थी एमसीक्यू की, ठीक है। वो जो पिछले क्लास के थे, तो बेटा वो फाइल कहीं उड़ गई है, मैं दोबारा प्रिपेयर करा रहा हूँ उसे। फाइल कंप्यूटर में से कहीं मतलब ये तो डिलीट हो गई गलती से, तो मैं दोबारा उसे करवा रहा हूँ। आज शाम तक दे दूंगा आपको, ठीक है। कौन से वाले थे वो? राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन या अनुसंधान संस्थान है ना, उनकी फाइल जो है प्रिपेयर करा रहा हूँ दोबारा। वो आज शाम तक ही मिल पाएगी आपको, क्योंकि जो मैंने बनाए थे वो फाइल शायद गलती से मैंने डिलीट कर दी है ना। चलिए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आपको शायद 2 दिन चले। देखो, विश्व धरोहर स्थल की बात है। कुछ चीजें आपने देखी होंगी जो हमें हमारे इतिहास ने दी हैं, उन लोगों ने दी हैं जो हमसे पहले जन्मे। विरासत जैसे हम घर में भी कहते हैं कि ये इनके दादाजी की विरासत है, ये इनके पिताजी की विरासत है, ये मेरे परबाबा की विरासत है, ये हवेली इनको विरासत में मिली। यानी इतिहास में हमें जो दिया गया है, इतिहास में जो लोग हुए उन्होंने हमको जो चीजें दी वो हमारे लिए विरासत हो जाती है। अब ऐसी विरासत को संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। वैसे ही याद रखना है कि कुछ ऐसी जगह हैं जो हमें इतिहास से मिली हैं, कुछ बिल्डिंग हैं ऐसी, कुछ और जगह हैं ऐसी जो हमें इतिहास से मिली हैं। हमें इतिहास में जीवित जो लोग थे उन्होंने दी हैं, और उनको भी बना के रखना, बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो पूरे विश्व में सामूहिक प्रयास किए जाते हैं ऐसी चीजों को बचाने के लिए। पूरे विश्व में सामूहिक प्रयास किए जाते हैं बच्चे ऐसी चीजों को बचाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो उन्हीं को बोल देते हैं विश्व धरोहर स्थल। ये कौन घोषित करता है? तो यूनेस्को घोषित करता है। विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित करता है बेटा? तो यूनेस्को जो है वो विश्व धरोहर स्थलों को घोषित करता है, ठीक है। कौन कौन से महत्व के? कुछ स्थल होंगे जिनका हमारी संस्कृति के लिहाज से महत्व है, और कुछ स्थल होंगे जो हमारे लिए प्राकृतिक तौर पर महत्वपूर्ण है। यानी ये 2 तरीके के हो सकते हैं, कुछ तो सांस्कृतिक तौर पे और कुछ प्राकृतिक तौर पे, ठीक है। कुछ सांस्कृतिक तौर पे और कुछ प्राकृतिक तौर पे। तो याद रखना है कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक तौर पर ये महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, कुछ बच्चों को ना अभी एक मैसेज है, एक बच्चे का। शोध संस्थान तो हो गए बेटा, सैटरडे भी हो गया। सैटरडे शायद आपने क्लास नहीं ली होगी। चलिए बेटा, ये टाइम चलने दो, गलत, ये बोर्ड अपने आप हो जा रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है। इसको मैं सर्विस करवाने के लिए बोला है, आज कल में सर्विस हो जाएगी। तो आपको बताना है बेटा, याद रखना है, आपको बताना है कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक, ये 2 तरीके के जो हैं, इनको विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दी जाती है। कौन देता है मान्यता? तो यूनेस्को नाम की संस्था देती है। अब यूनेस्को जो है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और भारत में ऐसे कितने कुल कुल कितने स्थान हैं? तो बेटा, भारत में ऐसे जो हैं कुल मिला के 44 स्थान हैं। आप बताओ, इन 44 को हम कितनी कैटेगरी में बांटते हैं? तो देखो, 2 हैं। या तो सांस्कृतिक तौर पे, यानी संस्कृति के तौर से महत्वपूर्ण हो, या प्रकृति के हिसाब से महत्वपूर्ण हो। और एक कैटेगरी और आ जाती है मिश्रित वाली, यानी जो संस्कृति के हिसाब से भी महत्वपूर्ण हो और प्रकृति के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। संस्कृति के भी हिसाब से और प्रकृति के हिसाब से। और तीसरी कैटेगरी है जो मिश्रित हो, यानी जिनमें संस्कृति का भी हिसाब किताब हो और प्रकृति का भी हिसाब किताब हो, और प्रकृति का भी हिसाब किताब हो, दोनों होने चाहिए, ठीक है। चलिए,
आगे देखिए, तो ये 44 है। इन 44 को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली है सांस्कृतिक। तो कुल मिला के 36 जगह ऐसी हैं इन 44 में से जो संस्कृति के लिहाज से बहुत जरूरी है। 7 जो प्रकृति के हिसाब से बहुत जरूरी है, यानी नेचुरल साइट है। और केवल एक मिश्रित स्थल है। क्या आप बता सकते हो ये एक कौन है? क्योंकि इसका तो नाम पूछा जाएगा, इसका तो नाम पूछा जाएगा, इसका नाम पूछा जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए। आज का बाकी सब्जेक्ट की क्लास नहीं हुई क्या आज? अच्छा बेटा, होनी तो चाहिए थी। अगर नहीं हुई है किसी वजह से तो एक सेकेंड रुको। तो एक मिश्रित है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। और ये कहां पे है बेटा? सिक्किम में है। ये कंचनजंगा कहां पे है? सिक्किम में। ठीक है, कहां पे है? सिक्किम में है। चलिए, तो 36 सांस्कृतिक है। सवाल कैसे बनेगा कि भारत में कितनी सांस्कृतिक स्थल हैं यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल का दर्जा जिन्हें मिला हुआ है? तो 36 है। क्या है बेटा? 36 है। ठीक है, चलिए। प्राकृतिक कितने हैं? तो बेटा याद रखना है, प्राकृतिक कितने हैं? तो प्राकृतिक 7 हैं और मिश्रित 1 है। और मिश्रित का नाम पूछा जाता है, कंचनजंगा है सिक्किम में। कहां पे है? कंचनजंगा है सिक्किम में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके अलावा कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? तो 2 कैटेगरी है हमारे यहां। सांस्कृतिक विरासत है एक तो, और एक विश्व धरोहर स्थल है। तो अगर विश्व धरोहर स्थल की संख्या पूछी जाए, विश्व धरोहर स्थल की संख्या पूछी जाए, तो बेटा वो तो है 44 और अमूर्त वाली है 16। ये 3 अलग अलग कैटेगरी में बटी हुई हैं, जो कैटेगरी आपको यहां दिख जाएंगी कि कुछ सांस्कृतिक हैं, कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ मिश्रित हैं, पर ये वाली एक ही कैटेगरी में होती हैं। अमूर्त वाली एक ही कैटेगरी में होती हैं। तो ये 2 सांस्कृतिक हमारे यहां पर ध्यान रखना है। एक तो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए स्थल हैं, और एक अमूर्त वाली चीजें जो किसी बिल्डिंग की तरह नहीं दिखती, पर जिनका प्रदर्शन किया जाता है समय समय पर। ये 16वें नंबर की जानते हो आप कौन सी है? 16वें नंबर की तो जो 16वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है वो कौन सा है? दीपावली। इसी साल शामिल हुआ है, 2025 में शामिल हुआ है बेटा। कब हुआ है? 2025 में ये शामिल हुआ है। कब शामिल हुआ है? 2025 में शामिल हुआ है। ठीक है, चलिए। विधायिका को क्या कहा जाता है? विधानसभा या विधान परिषद? दोनों नहीं आएगा बेटा, है ना। उत्तर प्रदेश में दोनों ही विधायिका का हिस्सा है। एक बच्चा पूछ रहा है, दोनों ही विधायिका का हिस्सा है ना उत्तर प्रदेश में, दोनों ही, दोनों ही बेटा। चलिए, आज क्लास नहीं हुई तो आपकी, है ना, तीनों मैं पता करके बताऊंगा बेटा, है ना। अभी तो मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं हुई। पर एक चीज मैं आपको सलाह दूं कि जिस दिन किसी वजह से भी क्लास ना हो, आपको पता है क्या करना है उस दिन? जिस दिन किसी वजह से भी क्लास ना हो, उस दिन आप 5-7 मिनट वेट करके फिर अपना उसी सब्जेक्ट का पीछे का रिवीजन करना शुरू कर दो। उसी सब्जेक्ट का पीछे का रिवीजन करना शुरू कर दो आप। ठीक है, चलिए। उसी सब्जेक्ट का पीछे का रिवीजन आपको शुरू करना है। अजूबे नहीं है बेटा, अजूबे नहीं है, ये अलग चीज है। अभी फिलहाल ये पढ़ो जो पढ़ाया जा रहा है। जो पेपर के लिए जरूरी है वो दुनिया भर की नॉलेज है, हम सारी नहीं ले पाएंगे। हम केवल उतनी करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिहाज से जरूरी है। ठीक है, अमूर्त का मतलब बेटा जो दिखाई नहीं देती। अभी आपको समझ में आएगा। जैसे एक है लाल किला। लाल किला आपको हमेशा वहीं पे खड़ा हुआ दिखाई देगा। ताजमहल आपको हमेशा दिखाई देगा। पर दीपावली का आयोजन किया जाता है, दुर्गा पूजा में डांस होता है, तो वो आपको हमेशा ऐसे नहीं दिखेगा, ये देखो दुर्गा पूजा का डांस। वो उनका समय समय पर आयोजन किया जाता है, वो सामने नहीं होते,
उनका समय समय पर प्रदर्शन किया जाता है। क्या किया जाता है? समय समय पर प्रदर्शन किया जाता है बेटा। ठीक है, तो ये है इन दोनों में अंतर। ठीक है, ये इन दोनों में है। अब सवाल कहां से बनेगा? देखो, भारत कब से है यूनेस्को का सदस्य? तो 1946 से है बेटा। और जैसे हमारे यहाँ 44 स्थल हैं, वैसे ही सबसे ज्यादा कौन से देश में है? तो इटली में है। और ये सवाल भी सीधे सीधे एग्जाम में आता है कि सबसे ज्यादा कहां पर है? इटली में। चलिए, आज हमारे यहां 44 स्थल हैं, पर इनकी कभी तो शुरुआत हुई होगी, कभी तो पहला स्थल यूनेस्को ने घोषित किया होगा। और वो पहला स्थल यूनेस्को ने कब घोषित किया? तो ये साल एग्जाम में पूछी जाती है, 1983 में। 1983 में पहली बार भारत के 4 स्थल यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिए। यानी ऐसे स्थल घोषित कर दिए कि जिनको बचाना हमारे लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारी धरोहर नहीं है केवल, दुनिया ने मान लिया कि ये पूरी दुनिया की धरोहर है, इसलिए उसे दर्जा दे दिया विश्व धरोहर स्थल का। और विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने के बाद बेटा 4 चीजें हैं, और इन चारों के नाम आपको पता होने चाहिए कि शुरू में कौन कौन से। तो देखो, नंबर 1 तो आगरा का किला, आगरा का किला। नंबर 2 ताजमहल, उत्तर प्रदेश से ये 2 जगह शामिल की गई। और नंबर 3 बेटा अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र से, औरंगाबाद में हैं। और नंबर 4 एलोरा की गुफाएं। तो अगर आपसे पूछे सबसे पहले कितने स्थल विश्व धरोहर स्थल घोषित हुए थे भारत के, तो 4 हुए थे। अब मैं आपसे पूछूं, भारत का कोई स्थल पहली बार कब विश्व विरासत स्थल घोषित हुआ, यह आपको बताना है। कब विश्व विरासत स्थल घोषित हुआ है भारत का कोई, तो यह आपको बताना है बेटा। जल्दी से कमेंट करके बताओ। पहली बार, पहली बार कौन से साल में घोषित हुआ? यह सवाल सीधे सीधे आएगा। 1983, 1983, 1983, 1983। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो यूनेस्को ने पहली बार 4 स्थल जो घोषित किए, उनकी क्या क्या डिटेल पूछी जाती है, मैं वो आपको अब पढ़ा देता हूं। देखो, आगरा का किला, जिसे हम आगरा फोर्ट कह देते हैं, इससे एक सवाल आता है कि ये कौन सी वास्तुकला में बना हुआ है? तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला। किसमें बना हुआ है? यानी इसका आर्किटेक्चर कैसा है? इंडो इस्लामिक है। दूसरा सवाल बनेगा, आगरा का किला किसने बनवाया था? जैसे दिल्ली में लाल किला शाहजहां ने बनवाया, वैसे आगरा वाला अकबर ने बनवाया। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। और जहांगीर महल खास महल भी इसमें है, 1-2 बार पढ़ लेना, रटने की जरूरत नहीं है इसे। ठीक है, फिर ताजमहल पे आ गए। ताजमहल किसने बनवाया था, यह भी पूछेगा बेटा। ताजमहल किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया। अगला सवाल है, भारत में मुगल कला का रत्न किसे कहा जाता है? तो कौन सी जगह है जिसे ज्वेल ऑफ द मुगल आर्ट इन इंडिया, यानी मुगल कला का रत्न भारत में कहा जाता है? तो वो बेटा ताजमहल है। क्या है? ताजमहल। और तीसरा सवाल इसका पूछा जाता है, इसके वास्तुकार, जिन्होंने इसका डिजाइन बनाया, जिन्होंने इसको बनवाया, जिन्होंने इसकी कल्पना की, तो वो कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी है। कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी है। अजंता की गुफाएं कहां पर हैं? औरंगाबाद में है। ये जगह का नाम ऐसे भी पूछ लेता है। तो भैया अजंता की गुफाएं औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए, अजंता की गुफाएं जातक कथाओं पर आधारित है। अब जातक कथा जानते हो आप? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां। जातक कथाएं क्या होती हैं? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां जो हैं, वो जातक कथाएं हैं। ठीक है, वो क्या है मेरे शेरों?
जातक कथाएं हैं। तो जातक कथाओं पर आधारित याद रखना है अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र 1983। और ये जातक कथाओं पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा? जातक कथाओं पर। तो जातक कथा का मतलब बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियां, बुद्ध जी के, और बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म। तो कभी कभी पूछा जाता है अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। किससे है बेटा? बौद्ध धर्म से। हाँ, नाम चेंज हो गया है, तो आपको अगर नया नाम आए तो वो भी बताना है। बताओ क्या नाम हो गया है बेटा, जल्दी बताओ। तो निर्माण वाकाटक वंश के द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब वंश को कैसे याद करोगे? कि भाई अजानता, जो ऐसा आदमी हो जिसे तुम जानते ना हो, पहले उसके पास जाके वॉक करो और फिर उससे टॉक करो। पहले उसके पास जाके वॉक करो और फिर टॉक करो बेटा, ठीक है। और बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं जहां जहां आएंगी वो बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 29, ठीक है, 29, जो दो जगह बटी हुई हैं, कुछ तो रहने वाली और कुछ प्रार्थना करने के लिए। यानी केवल रहने के लिए नहीं थी गुफाएं, कुछ तो रहने के लिए थी और कुछ ऐसी थी जिसमें हम प्रार्थना कर सकते थे। संभाजी नगर, बहुत बढ़िया बेटा। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आगे देखिए, चौथा स्थल है एलोरा की गुफाएं। कुल इसमें 34 हैं। कितनी है? 34। इनको चरनाद्री पहाड़ी भी कहते हैं। तो किसको कहते हैं चरनाद्री? एलोरा की गुफाओं को। एलोरा की गुफाओं को ही चरनाद्री भी कहा जाता है। और इसमें कुल मिला के बेटा 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। एलोरा में सवाल यहां से बनता है, सबसे प्रसिद्ध जो एलोरा की गुफा में कोई चीज है तो वो क्या है? तो बेटा वो है कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर जो गुफा नंबर 16 में है। कुल कितनी गुफाएं हमने बनवाई थी? तो भैया 34 गुफाएं टोटल हैं। कुल 34 गुफाएं हैं। कितनी है? 34 केव्स हैं, 34 केव्स हैं। और उनमें से जो कैलाश मंदिर है वो कौन सी में है? 16वीं में है। और ये सबसे फेमस जगह है यहाँ की। एलोरा की गुफाओं में सबसे फेमस जगह पूछ ली जाती है, तो बेटा याद रखना है, ठीक है। और एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अब आप गए होगे, हौच पौच हो गया होगा सब कुछ, इसलिए एक बार करते हैं यहां से रिवीजन। तो विश्व धरोहर स्थल पहले 4 हैं बेटा। विश्व धरोहर स्थल जल्दी करेंगे रिवीजन, रिवीजन थोड़ा फास्ट करना है, ठीक है। तो देखो विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? शुरू के सबसे पहले 4। कौन से साल में? 1983 में। क्या आगरा का किला एक है? हाँ जी एक है। आगरा का किला किस वास्तुकला में बना है? तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला में बना है। आगरा का किला किसने बनवाया? तो सीधे सीधे अकबर ने बनवाया बेटा। और अगला सवाल पूछा जाएगा दूसरा नंबर ताजमहल का। हाँ जी, ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। भारत में मुगल कला का रत्न किसे कहा जाता है? तो बेटा ताजमहल को कहा जाता है। और बेटा इसके उस्ताद अहमद लाहौरी वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसे बनाया था, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर अजंता की गुफाएं बेटा औरंगाबाद में है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों से कौन सी गुफाएं संबंधित हैं? तो अजंता की। याद रखना है अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? तो वाकाटक वंश ने करवाया। सीधे सीधे पूछा जाएगा अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो भाई जब जातक कथाएं हैं तो बौद्ध धर्म से संबंधित। और याद रखना है अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 29 गुफाएं हैं बेटा। एलोरा की गुफाएं ये भी वहीं पे, ये भी बेटा औरंगाबाद यानी संभाजी नगर में। कितनी है? 34। 3 धर्मों से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो ये हिंदू धर्म से भी संबंधित है सबसे पहले, लेकिन उसी क्रम में लिख लो। ये 3 धर्मों से संबंधित है, बौद्ध, नंबर 2 हिंदू, नंबर 3 जैन। हम बात कर रहे हैं एलोरा की। हम बात किसकी कर रहे हैं? एलोरा की बेटा, याद रखना है, ठीक है, एलोरा की। और एलोरा की गुफाएं 20 रुपए के नोट पर है। 20 रुपए के नोट पर इनका जो चित्र है एलोरा की गुफाओं का 20 रुपए के नोट पे है। किस पे है? 20 रुपए के नोट पे। तो ये हैं भाई, ये 3 तरह की गुफाएं यहां पे हैं। बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म की, हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म की, और जैनिज्म यानी
जैन धर्म की, और सबसे ज्यादा जिनमें हिंदू धर्म की है। ठीक है, सबसे ज्यादा जिनमें हिंदू धर्म की है। चलिए ठीक है, आगे चलें, आगे देख लेते हैं। तो कैलाश मंदिर किसका हिस्सा है? तो बेटा एलोरा का ही हिस्सा है, और कृष्ण प्रथम ने इसे बनवाया था। ये सब सवाल आते हैं, जिस तरह से सवाल पूछा जाता है ना, मैंने वही चीजें आपको बताई हैं, जिस तरह से मेरे शेरों सवाल पूछा जाता है। अब हम अगले साल पहुंचेंगे 1985 में या 84 में। जी 83 के बाद तो भैया 84 आता है, 85 कहां पहुंच रहे हो? ठीक है, तो भाई फिर 84 में पहुंचते हैं। 84 में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो सीधे सवाल कैसे बनेगा? देखो सवाल कैसे बनेगा भाई, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां स्थित है? पहला सवाल, उड़ीसा में। यह विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित, कब शामिल हुआ? तो कब? तो 1984 में हुआ। ये सूर्य मंदिर है कहां पर? सवाल नंबर 2 बनेगा, कहां पर है? तो बेटा ये है उड़ीसा में। और ये कब शामिल हुआ है? 1984 में शामिल हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह देव वर्मन द्वारा। ये किसके द्वारा बनवाया गया? ये सवाल भी बता रहा हूं मैं कैसे बनेगा। इसके द्वारा बनवाया गया। तो बेटा ये नरसिंह देव वर्मन के द्वारा बनवाया गया। ये कौन सी वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो बेटा कलिंग वास्तुकला। जैसे आपने देखा था आगरा का किला था इंडो इस्लामिक। आगरा का किला कैसा था बेटा? सूर्य टेंपल सोने का है सर? नहीं बेटा। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जो कलिंग का है, ये असलियत में जो उड़ीसा की चीजें हैं ना, वो ज्यादातर कलिंग वास्तुकला का उदाहरण मिलेंगी। जो उड़ीसा की चीजें हैं वो ज्यादातर किसका उदाहरण मिलेंगी? तो वो ज्यादातर कलिंग वास्तुकला का ही उदाहरण मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये कौन से आकार में है? तो देखो विशाल रथ के आकार में। तो विशाल रथ के आकार में कौन सी बिल्डिंग बेटा? तो बेटा कोणार्क का सूर्य मंदिर किस आकार का है? किस आकार का? ठीक है, आकार क्या है कोणार्क के सूर्य मंदिर का? तो जैसे विशाल रथ होता है। अब जब रथ होता है तो बताओ, रथ को घोड़े खींचते हैं नहीं खींचते? और रथ में पहिए होने या नहीं चाहिए? रथ में पहिए होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल ध्यान रखना है। तो 12 पहिए की, दोनों तरफ 12 पहिए। पहला सवाल ये, तो कुल कितने पहिए हो जाएंगे इसमें? कुल 24 पहिए हैं। कुल कितने पहिए हैं बेटा? तो कुल मिला के इसमें 24 पहिए हैं, यानी 24 व्हील्स हैं। ठीक है, 24 व्हील्स हैं बेटा इसमें। ठीक है, 24 व्हील्स हैं, तो याद रखना है आपको ये भी, है ना। कितने व्हील्स हैं? 24 इसमें व्हील्स हैं। चलिए, तो 24 व्हील्स हैं, है ना, यानी 24 पहिए हैं। और 7 घोड़े खींच रहे हैं। कितने बेटा? 7 हॉर्सेस। इसको 7 घोड़े खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं? 7 घोड़े इसको खींच रहे हैं। ठीक है, चलिए 7 घोड़े इसको खींच रहे हैं। अब ये कितने रुपए के नोट पे है? तो याद रखना है, जैसे एलोरा था बेटा, याद रखना है 20 रुपए के नोट पे, वैसे 10 रुपए के नोट पर है ये। 10 रुपए के नोट पर इससे बस इतने ही सवाल बनेंगे क्या? नहीं जी, इससे कुछ और सवाल भी बनते हैं। और वो सवाल क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सबसे, कि कौन से मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? ये सवाल बनेगा। तो भाई ये ब्लैक पैगोडा कहा जाता है किसको? काला शिवालय किसे कहा जाता है? तो बेटा ये कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को, और 10 रुपए के नोट पे है। ठीक है, काला शिवालय किसे कहा जाता है या ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? जैसे व्हाइट पैगोडा कहा जाएगा, हम आगे पढ़ेंगे, पुरी के जगन्नाथ मंदिर को। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को मेरे भाई। ठीक है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर को। क्लियर है? तो ये हो गया। 1984 में फिर महाबलीपुरम के स्मारक हैं। तो सीधे सवाल आएगा, महाबलीपुरम के स्मारक कहां पर है? पहला सवाल कौन सा बनेगा बेटा? महाबलीपुरम के स्मारक कहां पर है? पहला सवाल ये बनेगा। ये विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल हुए? विश्व धरोहर स्थल ये कब बने हैं बेटा? तो कब शामिल हुए हैं? और तीसरा सवाल इनसे बनता है, किसके द्वारा ये बनवाए गए?
तीसरा सवाल किसके द्वारा बनवाए गए? तो पल्लव राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। इसके पल्लव राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे, याद रखना है ये महाबलीपुरम के स्मारक। और महाबलीपुरम को ही हम मामल्लापुरम भी कह देते हैं। मामल्लापुरम नाम आए तो परेशान मत होना, ये महाबलीपुरम ही है। ठीक है, महाबलीपुरम ही है। चलिए अगले सवाल पे आओ। फिर सातवां 1985 में, देखो 1985 में पहली बार कोई प्राकृतिक स्थल आया है। अब तक जितने भी हैं सब संस्कृति से जुड़े हुए हैं। चलिए बच्चों, मैंने बताया था आपको कि जीएस मैं थोड़ा आराम से ही करवाऊंगा, कोई भगदड़ नहीं है आपके कोर्स में, इसलिए आपकी जीएस जनवरी लास्ट तक खत्म होगी। ठीक है, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि जी हमें फिर रिवीजन करना है, तो आप शनिवार इतवार को पीछे की क्लासेज का ही रिवीजन कर लो। शनिवार इतवार को, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा। जैसे हमने एक वीक में जो भी पढ़ा उसको हम शनिवार इतवार में रिवाइज कर लें, क्योंकि साथ के साथ रिवाइज करते चलो ताकि आपको आगे चल के ज्यादा लोड ना पड़े। ये मत किया करो वेट के जब मैं भूल जाऊंगा तभी रिवीजन करूंगा। भूलने ही क्यों देना है, भूलने ही नहीं देना, धीरे धीरे करते रहो रिवीजन, क्यों भूलना है? ठीक है ना। चलिए ठीक है। और जो मैं देता हूं ना काम घर के लिए, वो वर्कशीट टाइप का, भाई इन्हें मिसमैच करना है। कुछ क्वेश्चन थे लेकिन वो क्वेश्चन मैंने बताया आपको शुरू में ही आज कि वो मेरे से फाइल ही डिलीट हो गई, तो मैं दोबारा से क्रिएट करवा रहा हूं वो राष्ट्रीय संगठन वाले क्वेश्चन, क्योंकि वो एमसीक्यू से जल्दी याद होते हैं, तो इसलिए मैं उनकी एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखो। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, सीधे सीधे ये कहां पर है? पहला सवाल असम में है। कब शामिल हुआ? 1985 में। 1985 में, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये किसके लिए फेमस है बेटा? तो याद रखना है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो याद रखना है हमें 1983 में हमारे कितने स्थल घोषित हुए थे बेटा? 1983 में कितनी जगह हमारी विश्व धरोहर स्थल बन गई थी? और 1984 में कितनी बनी, ये भी याद रखना है आपको। यहां पे 4 स्थल थे हमारे जो हमने पहले साल पढ़े। 84 में हमारे 2 स्थल थे बेटा, कितने? 2 थे। और फिर 85 में हमारे एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क, एक मानस नेशनल पार्क, और बेटा तीसरा नंबर है केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क। तो इसमें 2 का नाम आपको ऐसे भी याद होना चाहिए कि मानस कहां पे? ये भी असम में। कब शामिल हुआ है? 1985 में। कब? 1985 में। और ये केवलादेव बेटा राजस्थान में है। केवलादेव का पूर्व नाम पूछा जाएगा तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य था। क्या था? भरतपुर बर्ड सेंचुरी इसका पुराना नाम है। क्या नाम है बेटा? भरतपुर बर्ड सेंचुरी इसका पुराना नाम है। तो याद रखना है विश्व धरोहर स्थल मानस, काजीरंगा और केवलादेव तीनों 1985 में शामिल हुए हैं। 1985 में शामिल हुए हैं। इनकी साल याद कर लोगे आप? इनकी साल याद कर लोगे? बताओ, इनकी साल याद कर सकते हो क्या? जल्दी बताओ। देखो, तो इनकी साल के बारे में बात करेंगे हम एक ट्रिक बना लेते हैं। काजी कैसा मानस है? पहले तो ये काजी कैसा मानस है भैया, केवल देव ही जाने ऐसा मानस है। 85 साल का हो गया और किसी को पता नहीं है। काजी कैसा मानस है, केवल देव ही जाने ऐसा मानस है। 85 साल का हो गया पर किसी और को पता नहीं है कैसा मानस है। तो काजी कैसा मानस है, तो काजीरंगा, मानस, केवलादेव, 85 साल, ये तीनों चीज कनेक्ट हो जाएंगी, यानी ये तीनों 1985 में शामिल हुए हैं। ये तीनों 1985 में शामिल हुए हैं। तो इसकी क्या ट्रिक हो गई? काजी कैसा मानस है, केवल देव ही जाने ऐसा मानस है, और काजी की उम्र है 85 साल। तो सीधे सीधे 1985 हो जाएगा। 1985 हो जाएगा। ये कहां मुश्किल है, ये 1985। काजी कैसा मानस है, केवल देव ही जाने ऐसा मानस है। तो काजी और काजी मतलब काजीरंगा, मानस मतलब मानस नेशनल पार्क, केवल देव जाने तो केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क बेटा, केवलादेव नेशनल पार्क। जिनको याद हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे, थम्स अप करो जल्दी, जल्दी से थम्स अप करो बेटा,
जल्दी से थम्स अप करो। काजीरंगा नेशनल पार्क। मानस राष्ट्रीय उद्यान बेटा असम का है, ठीक है। मानस जो है, सीधे सीधे सवाल आता है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व के नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला रिजर्व है, ठीक है। तो बाघ रिजर्व में ये पहली बार शामिल हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। हम आगे पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये 2-3 फैक्ट आपको ज्यादा याद करने इसके बारे में, ठीक है। मानस 1985 असम, केवलादेव राजस्थान 1985 इसका पूर्व नाम। ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। तो हमने देखा 1983 में हमारे 4 स्थल शामिल हुए बेटा, और चारों के नाम कौन कौन बता सकता है मुझे बताओ। क्या इसमें एक आगरा का किला है, क्या एक ताजमहल है, क्या अजंता है, क्या एलोरा है? ठीक है, हो गए याद। 1984 में दो कौन कौन से हैं बेटा? कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसको महाबली घोड़े खींच रहे हैं। तो 84 में 2 कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसको महाबली घोड़े खींच रहे हैं। तो महाबलीपुरम और कोणार्क का सूर्य मंदिर, और कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। और 1985 बेटा, 1985 याद रखना है। ये 3 हैं, काजीरंगा, मानस, केवलादेव। काजीरंगा, मानस, केवलादेव तीनों 1985 में शामिल हुए हैं। आ जाइए अगले नंबर पे, हम्पी के स्मारक। अब इसे पूछाएगा कि हम्पी नाम की एक जगह है कर्नाटक में, उसके स्मारक हैं। तो पहला सवाल पूछेंगे, हम्पी के क्या करते हैं? नाटक करते हैं। हम्पी के क्या करते हैं भैया? नाटक करते हैं। और हम्पी कब शामिल हुआ था? तो 1986 में। भैया जब हम ज्यादा पी लेते हैं तो छासी पिलाई जाती है हमको, छायसी। जब हम ज्यादा पी लेते हैं तो हमको क्या पिलाया जाता है? छायसी पिलाई जाती है। क्या पिलाई जाती है? छायसी पिलाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। जो हम पी लेते हैं तो हमको छायसी पिलाई जाती है। क्लियर है यहां तक? चलिए, क्लियर है। तो हम्पी के स्मारक याद रखना है बेटा, कर्नाटक। कृष्णदेव राय ने बनवाए, ये सवाल बहुत कम पूछा जाता है वैसे। फिर पूछा जाता है 50 रुपए के नोट पे। तो हम कितने रुपए की पी के नाटक करते हैं बताओ? हम कितने रुपए की पीकर नाटक करते हैं? तो हम 50 रुपए की पीकर नाटक करते हैं। हम 50 रुपए की पीकर नाटक करते हैं बेटा, याद रखना है। और एक सवाल यहां से आता है हिस्ट्री से कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी है? हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी है? हम्पी है। कौन सी है? हम्पी है, ठीक है, ध्यान रखना है, हम्पी है। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, खजुराहो के स्मारक पूछे जाएंगे। खजुराहो के, मध्य प्रदेश। खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश उन बच्चों के लिए जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। बता दूं आप कि किसी दिन कोई क्लास ना हो तो बिल्कुल नेगेटिव मत होइए, आपका पेपर बहुत दूर है। अगर एक आध दिन किसी अध्यापक को कोई काम की वजह से छुट्टी भी करनी पड़ गई ना, तो कोर्स वो आपका बहुत पहले करवा देंगे। और उस दिन आपको करना क्या है कि आपकी जो पिछली 2-3 क्लास हुई थी उनका रिवीजन उसी टाइम में कर लो, पीडीएफ से ही कर लो, उसी टाइम में कर लो। यानी 1 घंटा, मान लो किसी दिन मेरी स्टैटिक जीके की क्लास ना हो, किसी दिन इकोनॉमी की क्लास ना हो, तो आपको उसी समय में अच्छे से कवर कर लेना है इस चीज को बेटा, बाकी चीजों को, ठीक है। उसी टाइम में जो 3-4 क्लास पीछे की रही हैं उसका अच्छे से रिवीजन मार लेना है। और आपके पास मर्जी है कि आप अगली क्लास में 10 कमेंट केवल इसी चीज के लिए पूछते रहें कि 3 क्लास हुई नहीं, और चौथी क्लास में आपने पूरा समय केवल ये पूछने में बिगाड़ दिया कि क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। कई बार कुछ टेक्निकल इशू भी हो जाते हैं, वरना 3 क्लास की छुट्टी तो एक साथ नहीं होनी चाहिए, है ना। नहीं हुई होती बिल्कुल ऐसे, कुछ ना कुछ इशू जरूर रहा होगा। मैं अभी घर हूं, मुझे पता नहीं चला, पर आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसके बाद टाइम वेस्ट करना चाहते हैं अपना पूरा, या 5-7 मिनट 10 मिनट वेट करने के बाद कि भाई नहीं अभी क्लास चली, और फिर सीधे अपना लग जाओ किस पे? पिछले रिवीजन पे। 50 मिनट पिछली क्लास का रिवीजन करो। जो सेलेक्ट होने वाले बच्चे हैं उनकी अप्रोच तो यही होती है, और जो सेलेक्ट होने वाले नहीं हैं उनको तो जो मर्जी वो कर लें, उनको कोई कहने वाला भी नहीं है और ना उनको किसी की सुननी है, ठीक है। तो मैं केवल उन बच्चों को जो पढ़ाई के लिए सीरियस हैं और मेहनत कर रहे हैं और सेलेक्ट होना चाहते हैं, वो साथ के साथ रिवीजन करते चलें चीजों का।
ये वेट ना करें कि जब कोर्स खत्म हो जाएगा तभी मैं रिवीजन करूंगा, क्योंकि फिर तो आप इन चीजों को फिर भूल जाओगे पूरी तरह से, और फिर एक तरह से नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी जैसे आप अभी कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो खजुराहो के स्मारक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में बेटा। ये भी 1986 में ही शामिल हुए हैं। तो ये दोनों सवाल हमेशा बनेंगे कि खजुराहो के स्मारक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और ये कब शामिल हुए? 1946 में। अब देखो, खजुराहो मतलब खुजली में चंदे पड़ जाते हैं ना शरीर में। खुजली में क्या होता है, ज्यादा ना बनाओ नोट्स, पर इतने बना लेना। अगर ज्यादा भी ना बनाओ तो जहां जहां मैं ट्रिक का यूज करता हूं ना, वो लिख लिया करो कॉपी पे, चाहे तो साथ में लिख लिया करो चाहे बाद में। तो खुजली में चंदे पड़ जाते हैं ना, चंदे, चकते चंदे पड़ जाते हैं त्वचा पे। ठीक है, तो ये कम से कम इतना लिख लोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। अगर आप पूरे नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो कम से कम ये वाली चीजें कर लिया करो। किन धर्मों को समर्पित है? तो हिंदू और जैन धर्म को। अच्छा, हमने देखा था, जल्दी बताओ मुझे, अजंता की गुफाएं किस धर्म को संबंधित थी? क्या केवल बौद्ध? केवल बौद्ध? एलोरा की किस किस से संबंधित थी? एलोरा, तो एलोरा की देखो ये किस किस से थी? हिंदू, बौद्ध, ये बौद्ध धर्म से संबंधित भी थी, ये हिंदू धर्म से संबंधित भी थी बेटा, और ये जैन धर्म से भी संबंधित थी। ठीक है, तो ये तो हम यहां देख रहे थे। पर ये जो खजुराहो है ये हिंदू और जैन से संबंधित है। किससे है? हिंदू और जैन। तो ये हिंदू और जैन से संबंधित है खजुराहो। ठीक है, हिंदू और जैन से संबंधित है। पर सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कब शामिल हुए? 1986 में, है ना। और किसने बनवाए? चंदेल शासकों ने बनवाए। चंदेल शासकों ने ये बनवाए हैं। 1986 में ही फतेहपुर सीकरी भी आया। तो 1986 में हमने कौन कौन से पढ़ लिए अब तक? देखो, हमने 1986 में अब तक कौन कौन से पढ़े थे? तो हमने हम्पी के स्मारक पढ़ लिए थे, हमने खजुराहो के 2 स्मारक तो हो गए, खजुराहो के पढ़ लिए बेटा। ठीक है, फिर हमने कौन से? फतेहपुर सीकरी देख लिया। एक और आएगा इसी साल, फतेहपुर सीकरी। और एक आएगा बेटा गोवा के मठ और गिरजाघर। गोवा के मोनास्ट्री जो है गोवा में वो, और जो चर्चेज हैं, मठ और गिरजाघर। तो 86 में 4 हैं। ठीक है, 86 में 4 है, और इनमें ये मठ और गिरजाघर बहुत पूछा जाता है। खासतौर पे मठ और गिरजाघर जो है बहुत पूछा जाता है। तो फतेहपुर सीकरी भी, जिसे हम विजय का नगर कहते हैं, हम्पी को भी हम विजय का नगर कह देते हैं बेटा। ठीक है, ये अकबर ने बनवाया है। अच्छा, ये भी अकबर ने? हाँ जी, आगरा का किला भी बनवाया था इसने तो। हाँ जी, बनवाया था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट कर लेना, इसमें ज्यादा मत करना, ये 3 पॉइंट याद कर लेना कि फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है ना। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। कब शामिल हुआ? 1986 में शामिल हुआ था। 86 में ही हम्पी के स्मारक भी हैं जो 50 रुपए के नोट पर हैं। जो किसने बेटा, ध्यान रखना है, हम्पी के स्मारकों के बारे में हमें बात करना है। तो हम्पी के स्मारक 86 में है और 50 रुपए के नोट पे है। ठीक है, फिर खजुराहो भी है, चंदेल शासकों ने बनवाए थे। फतेहपुर सीकरी जो अकबर ने बसाया है, और गोवा के मठ और गिरजाघर। गोवा के मठ और कॉन्वेंट, या मठ और गिरजाघर इस नाम से आएगा, और ये 1986 में शामिल हुआ है। तो 86 में 4 चीजें हैं। ठीक है, 4। एक सवाल और बनता है इसमें। ठीक है, एक थे गोवा में संत फ्रांसिस जेवियर। कौन थे? सेंट फ्रांसिस जेवियर। ये संत फ्रांसिस जेवियर जो है, इनको गोएंचा साहब कहते हैं। गोएंचा यानी एक तरह से गोएंचा साहब, समझो, गोएंचा साहब एक तरह से मतलब गोवा के भगवान मान सकते हो इन्हें। ठीक है, गोएंचा साहब नाम है इनका, उपनाम। ठीक है, गोएंचा साहब के नाम से जाने जाते हैं। और इनका पार्थिव शरीर, यानी मृत होने के बाद इनको कहां रखा गया? तो पार्थिव शरीर इनका रखा गया है एक वहां पे चर्च मान सकते हो, एक है ना चर्च है जिसे कहते हैं बॉम जीसस का बसीलिका। बॉम
जीसस का बसीलिका। और इसमें कैसे सवाल बनता है, देखो इसमें सवाल बनता है कि भाई संत फ्रांसिस जेवियर जो है, इनका संबंध किस राज्य से है? गोवा से है। गोवा में गोएंचा साहब के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो संत फ्रांसिस जेवियर जाने जाते हैं। और इनका पार्थिव शरीर यानी मॉर्टल रिमेन, यानी देखो अंतरात्मा तो चली गई ईश्वर के पास, लेकिन जो शरीर बचता है वो कहां दफनाया गया, कहां रखा गया है? तो बॉम जीसस का बसीलिका नाम की जगह है, वहां पे रखा गया है। कहां पे रखा गया है? बॉम जीसस का बसीलिका नाम की जगह पे रखा गया है बेटा, ठीक है। चलिए, अच्छा साइबर क्राइम कर लिया है यूट्यूब से, ठीक है बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। जो मेरी कुछ यूट्यूब पे स्पेशल टॉपिक्स की क्लास पड़ी हुई है वो कर लेना। जीएसटी और विमुद्रीकरण मत करना, क्योंकि वो आपके कोर्स से हटा दिया है, वो आपके कोर्स से बेटा हटा दिया है, ठीक है। चलिए, तो गोवा के गिरजाघर और कॉन्वेंट गोवा, संत फ्रांसिस जेवियर को गोएंचा साहब कहते हैं, और पार्थिव शरीर इनका बॉम जीसस का बसीलिका। तो हमने अब तक याद कर लिया 1983 में हमारे 4 स्थल जो है शामिल किए गए, 1984 में 2 शामिल किए गए, 1985 में 3 हैं, काजी कैसा मानस है, केवल देव ही जाने ऐसा मानस है, और 1986 में बेटा हमारे 4 स्थल शामिल किए गए हैं। कितने स्थल शामिल किए गए हैं? 4 स्थल शामिल किए गए हैं, ठीक है। बॉडी रखने का मतलब बेटा ऐसा नहीं है बाहर प्रदर्शनी लगाई हुई है, उन्हें जो दफना देते हैं, तो जो जहां दफना दिया वहां तो दफना ही दिया ना, फिर तो वो वहीं रहता है, ठीक है। वो वहीं रहता है जहां पे दफना दिया, शरीर तो वहीं रहेगा ना वो। चलिए, आ गए हम 2000, याद रखना है बेटा 14वें पे, सॉरी 14वें पे, ठीक है। 14वें में एलिफेंटा की गुफाएं, 4 स्थल फिर से आएंगे 1987 में। 1987 में फिर से कितने हैं बेटा? 1987 में फिर से 4 स्थल आएंगे। कितने आएंगे? 4 स्थल आएंगे। पहले तो एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है? सीधे सवाल आएगा। एलिफेंटा की गुफाएं हैं कहां पर? सीधे सवाल आएगा बेटा, याद रखना है। एलिफेंटा की गुफाओं का क्या आएगा? सीधे सवाल आएगा, ठीक है। चलिए, और एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर हैं? तो महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में। पता नहीं लाइट ट्रिप मार गई, और ये कई बार मतलब इस तरह से ट्रिप मारती है कि वो भी काम नहीं करता, इन्वर्टर